नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे लाइव हैं और बातचीत कर रहे हैं, सरकार पर हमला बोल रहे हैं। यूपीए ने जिस दर पे वृद्धि की थी उसी दर पे तो आप वृद्धि कर दें। यदि किसानों का आय को आप दुगुना करना चाहते हैं तो प्रति वर्ष आपके उसके उत्पाद की कीमत को 12% बढ़ाना होगा। आप तो 2.6% बढ़ाए हैं, तो फिर आय कैसे दुगुनी हो सकती है? ये गुमराह कर रहे हैं बृजमोहन जी। क्यों नहीं हो सकता? ये अध्यादेश ही गलत था। और जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, तब ये असंवैधानिक विधेयक पारित लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। ये किसानों के साथ धोखा है, किसान संगठनों के साथ धोखा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो संघीय व्यवस्था है उस पे एक कुठाराघात है। ये संविधान के साथ सीधा सीधा ये छेड़छाड़ है। एक करके अजी ये सीधा सीधा किसान विरोधी है। जैसे अभी ये लोग कहते हैं ना, कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी वो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, अभी वो रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। अब हवाई अड्डा बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, अब निगाह है वो किसानों पर है, किसानों की जमीन पर है। ये अपने औद्योगिक घराने के मित्रों को रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के साथ साथ किसानों की जमीन को भी सौंप देना चाहते हैं। उसको किसानों को उसके खेत में मजदूर बना देना चाहते हैं। एक मिनट, देखिए, राज्य के पास सीधा बात है। मैंने शुरू में आपको पढ़ के आपको बताया कि जो राज्य और केंद्र के जो विषय है वो अलग अलग है। कहीं पे दोनों के विषय 97 विषय उनके हैं, 66 विषय हमारे हैं, 47 विषय वो समवर्ती है, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। कृषि है विशुद्ध रूप से राज्य का विषय, विधानमंडल का विषय है। आने वाले सत्र में इस मामले में विधानसभा में हम इसका प्रस्ताव लाएंगे। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है, आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी हम जाएंगे, क्योंकि संविधान पे उन्होंने छेड़छाड़ किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके मूल भावना के विपरीत ये कानून लाया गया है, विधेयक पारित किया गया है। देखिए, जहां तक के नोटबंदी और जीएसटी की बात है, कांग्रेस आंदोलन की, लेकिन आपने देखा 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की बात छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता ने भी नोटबंदी और जीएसटी पे वोट मांगा हो। वो राष्ट्रवाद पे, पुलवामा पे, इस पे वोट मांगे हैं, सेना के नाम से वोट मांगे हैं। ये अलग बात है कि 300 किलो आरडीएक्स कौन लेके गया आज तक के पता नहीं चला। 40 जवान हमारे शहीद हो गए, उनके हत्यारों को पता नहीं लगा पाई, ये कुर्सी फिर से बैठ गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के हित की लड़ाई, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, नौजवानों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ती रहेगी। हम अपनी विचारधारा से नहीं हट सकते। देखिए, ये कुछ जगह कर्नाटक में और महाराष्ट्र वगैरह में ये लागू किया गया था। पंजाब में विधेयक बना लेकिन इसे लागू ही नहीं किया गया। वहां यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है तो उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आम जनता के बीच में लाया जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकता है कि
फल में, सब्जियों में या और दूसरी चीजों में लाभदायक हो सकता है, लेकिन अनाज में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाभदायक हो ही नहीं सकता। लोकसभा में आने वाली विधानसभा की बात है। आपने पूछा तो मैंने कहा विधानसभा में लाएंगे। देख, कृषि संबंधी जो विधेयक उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल विधानमंडल को है, संसद को नहीं है। वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ये कृत्य किया है जो कि असंवैधानिक है। इसे मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप किसान को व्यापारी मान रहे हैं, तो फिर कल टैक्स लगा सकते हैं। आज तक के किसानों को व्यापारी कोई नहीं माना है, लेकिन ये सरकार इस संशोधन विधेयक जो बनाए हैं उसके माध्यम से ये तो जो धान बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, सोयाबीन बेचेंगे, उससे व्यापार कर रहे हैं। अब तो ये देखने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है कि वैसे भी हम इसे मंडी के अधीन ही इसकी खरीदी करते हैं। हमारे 2000 संग्रहण केंद्र हैं, उसमें खरीदते हैं, भारत सरकार उस पर टैक्स देती है। लेकिन अब चूंकि वो नोटिफाई नहीं है, पता नहीं देगी या नहीं देगी। और यदि कहेंगे कि आप बाहर से जो आ रहे हैं उसको खरीदो, फिर हमारे किसानों का क्या होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें जरूर हम लोगों को चिंतन मनन करना है। बहुत अच्छी बात है, यही पूरे देश के किसान मांग कर रहे हैं। चाहे वो राज्य सरकारें खरीदे, केंद्र सरकार खरीदे, एफसीआई खरीदे, प्राइवेट प्लेयर खरीदे, यदि एमएसपी पे खरीदी हो जाए। आज स्थिति क्या है, मक्का 1760 रुपये आपकी कीमत है, बाजार में किस कीमत में बिका, 1000-1100 रुपये में। आपके मूंग है वो 6500-7000 रुपये उसका एमएसपी है, बिक कितने में रहा है, 5000 में। धान का एमएसपी कितना है, 1800, और बिक कितने में रहा है, कहीं 1100 है, 1100 लेके 1400 तक। यदि भारत सरकार ये कह दे कि एक राष्ट्र एक बाजार और जो एमएसपी है उससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता, ये कर दे ना, कौन किसान आंदोलन करेगा इस कोरोना काल में। वो कानून बनाए, हम तो यही मांग कर रहे हैं। ये एफसीआई खत्म करना चाह रहे हैं, जबकि एफसीआई का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक के केवल आप धान और चावल और गेहूं ही खरीद रहे हैं, और भी जो समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं उन वस्तुओं की भी खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, जिस दिन पूरा खरीद ले उस दिन धन्यवाद दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। अभी तो सूचना ही आई ना, अभी तो खरीदी नहीं किए हैं। और ये सरकार जो विधेयक जिस प्रकार से लाई है, ये एमएसपी कब तक रहेगा और एफसीआई कब तक रहेगा और कब तक खरीदी की व्यवस्था रहेगी, ये भी चिंता है। क्योंकि शांता कुमार के जो रिपोर्ट है, 3 महत्वपूर्ण फैसले, एफसीआई खत्म किया जाना चाहिए, एमएसपी खत्म करके उसके अंतर की राशि दी जाना चाहिए, और तीसरा जो सस्ते दर पे अनाज उपलब्ध करा रहे बीपीएल फैमिली को, गरीब परिवारों को, उसे बंद करके अंतर की राशि दे दिया जाना चाहिए।
और कल शिवराज सिंह का भाषण भी सुन रहा था तो वो भी यही कर रहे थे, सारी सब्सिडी खत्म कर देना चाहिए और नगद राशि उसके खाते में डाल दिया जाना चाहिए। ये क्या सही है? ये सही होगा? तो श्रम नीति में बदलाव पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर भूपेश बघेल ने निशाना साधा। कहा कि किसानों के बाद श्रमिकों पर अन्याय हो रहा है, तो केंद्र पर जबरदस्त तरीके से सीएम ने हमला बोला है। कृषि विधेयक और श्रम कानून पर सवाल खड़े किए। कहा नया कृषि विधेयक असंवैधानिक है। और मरवाई उपचुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली। गौरेला पेंड्रा मरवाई में नए सहायक कलेक्टर बनाए गए हैं मयंक चतुर्वेदी। जी हां, सहायक कलेक्टर बनाए गए हैं और इस तरह से सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो उपचुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। मयंक चतुर्वेदी को सहायक कलेक्टर बनाया गया है गौरेला पेंड्रा मरवाही का। रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में एक युवक ने 2 महिला की जघन्य हत्या कर दी, वहीं एक अन्य महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवाद की वजह नाली निर्माण बताया जा रहा है। घटना पुसौर थाना क्षेत्र के तडोड़ा गांव की है। आरोपी मनीष यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल महिला का रायगढ़ के जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब स्टील के पुल पुलिया बनाने का फैसला लिया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली अक्सर पुल पुलिया को आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा देते थे, जिसे दोबारा बनाने में काफी वक्त लगता है। इसके लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ से भी बातचीत की है और बस्तर आईजी को नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां पुल पुलिया की जरूरत है वहां का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूल नहीं लग रहे हैं, ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब बच्चों को पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है तो कुछ शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। यकीन मानिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि आखिर गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा क्यों माना जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बता। जी हाँ, हमारे देश में गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना जाता है। गुरु के ऊपर ही युवाओं को गढ़ने की जिम्मेदारी होती है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन हम आज आपको 2 ऐसे शिक्षकों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मिसाल पेश की है और इनकी अब हर कोई सराहना कर रहा है। सबसे पहले बात कोरिया की, जहां लॉकडाउन लगने के बाद से ही अशोक लोधी ने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। लॉकडाउन के दौर में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अशोक लोधी ने क्या खूब तरकीब निकाली। सिनेमा वाले बाबू के नाम से मशहूर अशोक लोधी शासकीय प्राथमिक शाला भाटापानी के शिक्षक हैं, जो रोजाना अपने मोटरसाइकिल में एलईडी टीवी बांधकर बच्चों की पढ़ाई के लिए निकल पड़ते हैं और मोहल्ला मोहल्ला पहुंचकर बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें फिल्मों, कार्टून और संगीत के जरिए पढ़ाने का और जागरूक करने का काम करते हैं। सिनेमा वाला बाबू, ये कैसा मेरा खुद का विचार हुआ कि बच्चे सिनेमा वाला बाबू नाम सुन के बहुत जल्दी मतलब आकर्षित हो जाए, दौड़ के आ जाए। इससे जो है हमने ऐसा विचारा है कि सिनेमा वाला बाबू मैं रखूं और बच्चे आकर्षित होके दौड़ के मेरे पास आ जाए और पढ़े। शासन प्रशासन बाकी तो जैसे बीओ साहब हैं, डीओ साहब है, एपीसी हैं, सारे का प्रोत्साहित जो है हम लोग करते रहते हैं। तो हमको ये लगता है कि अलग से कुछ करे, ऐसा काम करे जो कि इस हमारे गांव में
देश में प्रदेश में नाम हो। गांव में बच्चों को अब रोजाना सिनेमा वाले बाबू का बाकायदा इंतजार रहता है। LED टीवी के जरिए पढ़ाई का बच्चों में खासा प्रभाव है। बच्चों को उनके मोहल्ले और घरों में हाईटेक तरीके से पढ़ाने का अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। बच्चे किताबों के पाठ्यक्रम के साथ कार्टून के माध्यम से बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इससे खुश भी हैं। क्यों मजा आता है? क्योंकि अभी कार्टून भी दिखाते हैं, मोहल्ला क्लास में आके पढ़ाते भी हैं और कार्टून दिखाते हैं और उसे शिक्षा भी देते हैं। तो ये ज्यादा समझ में आता है? यस सर। इसमें सीख सकते हैं, कार्टून दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। जो कुछ यहाँ पर देखने को मिला उतना अच्छा इनोवेटिव तरीके से बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ाई नहीं होती। एक जगह हम लोगों ने देखा, एक टीचर हैं, आप जाकर मिलिएगा, वो अपनी मोटरसाइकिल पे टीवी लेके चलते हैं और गांव-गांव जाके बच्चों को टीवी पे सिनेमा दिखाते हैं और उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। कोरोना काल में बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाने वाले सिनेमा वाले बाबू की तरह ही पेटी वाली दीदी का भी बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने का बीड़ा उठाने वाली रायपुर की पीजी उमाठे एक नए प्रयास के जरिए बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रही हैं। रीता मंडल ने बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाने के लिए ऐसे नवाचार का प्रयोग किया जो सभी कक्षा में पढ़ाया जा सके और ऐसे ही संयुक्त विषयों को चुनकर गणितीय आकृतियाँ और उससे संबंधित गतिविधियों के जरिए बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश की। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने के हुनर की सभी तारीफ करते हैं। पेटी लेकर जाने लगी हूँ तब से बच्चे बहुत ही खुशी से हर गतिविधि में भाग ले पाते हैं और मैं वो पेटी उनके सामने बिल्कुल खोल के रखती हूँ कि आपको जो भी कलर के कागज़ या जो भी कलर का आपको कोई भी सामान वस्तु चाहिए, कलर्स चाहिए, पेंटिंग्स चाहिए या जो भी वस्तु चाहिए, आप अपनी पसंद से चुनिए। तो बच्चे जो हैं वो अब गतिविधि करते हुए बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजधानी में 7 जगहों पर रीता मंडल की क्लासेस चलती हैं, जहां शिक्षक सारथी की मदद से रीता बच्चों को पढ़ाती हैं। इस दौरान पेटी लेकर रीता बच्चों के ही मोहल्ले में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को पढ़ाती हैं। यहाँ बच्चों को पहले अपनी पसंद का सामान चुनने के लिए कहा जाता है और उनकी पसंद के मुताबिक ही रोचक तरीके से बच्चों को रीता पढ़ाती हैं। रीता मंडल की इस कोशिश में सरकार भी उनका पूरा साथ दे रही है। क्यों ना मैं इनके लिए गतिविधि करने के लिए जो सामान्य चीज़ें हैं, जो सामान्य वस्तुएं जैसे चार्ट पेपर है, कैंची है, गोंद है, फेविकॉल है, ये सभी चीज़ें मैंने खरीदी बहुत सारी बच्चों के हिसाब से और मैंने उसको एक पेटी में रखकर फिर मैं अपनी कक्षा में लेकर जाने लगी। अशोक लोधी और रीता की कोशिशों को सरकार का साथ तो मिला ही, साथ ही कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील भूपेश सरकार हर उस अच्छे प्रयास को प्रोत्साहित करती है जो प्रदेश के नौनिहालों के हित में हो। कोरिया से अमतेश और रायपुर से देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।